हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोफिलिक भागीरथी मौर्य। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं, डीएनए की संरचना। क्वेश्चन या तो आता है आपका डीएनए की संरचना, या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल दिया था डीएनए ने, वो किस तरीके की संरचनाएं होती हैं। इस तरीके के बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें से कोई भी डीएनए में से, डीएनए की संरचना में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आप उसको इजीली बता सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपका वीडियो आज जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें। अगर आप 9th के हैं, 10th के हैं, 11th के हैं, ETC जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप ये वीडियो आज देख लेते हैं तो आपको इस टॉपिक से किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा और कोई भी आपको यहाँ पर कमेंट नहीं होगा। लेकिन आपको ये वीडियो कैसे लगता है, ये वीडियो आपको कैसे पसंद आता है, किस तरीके से वीडियो आप चाहते हैं या कौन सा टॉपिक चाहते हैं, आप कमेंट करके आप बताएं ज़रूर। तो ये टॉपिक बेसिकली जो है कई स्टूडेंटों के कमेंट के माध्यम मिलने के बाद बताया, सर डीएनए की संरचना आप पढ़ाइए, डीएनए की संरचना बता दीजिए। तो ये आप सबके बेस पे ही बताया जा रहा है। तो आप भी कमेंट करके आपको जो टॉपिक पढ़ना है आप उसका कमेंट करें और मैं आपको उस टॉपिक्स का जो है लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि आप देख रहे हैं कि डीएनए की एक संरचना है, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड बनी है। डबल स्टैंडर्ड, आपको पता है डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, मीन्स डीएनए के द्विगुणित संरचनाएं होती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो डीएनए है, एक ये वाला लाइन है और एक ये वाला है। तो इस तरीके से इसकी चैन जो है डबल स्टैंडर्ड में है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये P+S, फिर P+S लिखा गया है, ठीक है। P+S और P+S लिखा गया है। तो ये कुछ इस तरीके से लोकोमोशन कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से लोकोमोशन कर रहा है। तो जहाँ पर P+S लिखा है, P+S लिखा है, इसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पर देखिए जो आप देख रहे हैं A और डबल बॉन्ड T, मीन A और हाइड्रोजन के A और T के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर डबल है। इसको जितने भी A और T, GC, AT, A और CG जितने भी आपको यहाँ पर देख रहे हैं संरचना में, इन सबको हम बोलते हैं नाइट्रोजन क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन क्षार बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इसका जो व्यास होता है, मीन्स डीएनए का जो व्यास होता है, रेडियस जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है और ये 3' पे होता है और दूसरा 5' पे होता है। यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हैं 3' और 5' पे होता है, ठीक है। यहाँ पर A मीन्स क्या होता है? एडिनिन, और T मतलब होता है थायमिन, और G मतलब क्या होता है? ग्वानिन, और C मतलब होता है साइटोसिन। और यहाँ पर थायमिन, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। तो यहाँ पर बॉन्ड क्या है? A और T के बीच में हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है वो डबल हैं। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ये आपको चित्र में मेंशन किया गया है। तो आप इसको आराम से, अगर आपसे पूछा जाता है वाटसन एंड क्रिक मॉडल का डीएनए संरचना बताइए, तो आपको इस तरीके से बता देना है, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि ये जो डिस्कवरी की, मतलब ये जो वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए मॉडल दिया था, इसकी खोज किस सन में की गई थी? तो 1953 में की गई थी। इसी के लिए इनको ये, क्योंकि बहुत बड़ा काम किए थे इनको, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज से जो है नवाजा गया था 1962 ईस्वी में। क्लियर? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यहाँ पर जो P दिख रहा है आपको, जो P दिख रहा है और जो यस दिख रहा है प्लस यस, ठीक है, ये फास्फेट समूह है। P क्या है? फास्फेट समूह है। और यस क्या है आपका? डीऑक्सीराइबोस शुगर है। क्या है? डीऑक्सीराइबोस शुगर है। क्लियर हो रही बात? यहाँ पर डीएनए में तो क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हैं जो कहने का मतलब यहाँ पर जो आरएनए में होता है, जो थायमिन, जो आरएनए में जो थायमिन होता है, जैसे यहाँ पर डीएनए में थायमिन है तो आरएनए में अगर थायमिन के बेस पर यूरेसिल होता है, ये आपको डिफरेंस ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि डीएनए में और आरएनए में क्या अंतर है
कि जो आरएनए होता है उसमें आरएनए में थायमीन के स्थान पे क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है। यहाँ पर हमने इसको राउंड में बता दिया है ताकि आपको ये याद रहे, आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर लिखा है 20 × 10⁻⁻10 यम मतलब मीटर। तो इसका जो रेडियस है, जब इसको हम एक इंगस्टान की बात करें तो एक इंगस्टान में क्या होता है, 10⁻10 मीटर होता है। तो इसको आप लिख सकते हो 20 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो इंगस्टान होता है 20 इंगस्टान का होता है। चित्र सबको समझ में आया? चलिए, आपको कोई डाउट होगा? नहीं होगा। अगर डाउट भी होता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। अब ये तो था आपकी संरचना की बात। ठीक है, ये तो थी क्या थी, संरचना की बात। अब आपको लिखना क्या है, उसकी संरचना में लिखना क्या है। यहाँ पर लिखा गया है प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर के बना होता है। घटक मीन्स बोलते हैं हम कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। ठीक है, 3 घटकों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, दूसरा क्या होता है फास्फेट समूह, अभी हमने बता ही दिया। नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है, जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह और नाइट्रोजन क्षारक। अब यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक देख रहे हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ए का मतलब होता है एडिनिन, ए का मतलब क्या होता है एडिनिन, और जी का मतलब क्या होता है ग्वानिन, और सी का मतलब होता है साइटोसिन, और थायमिन का मतलब होता है टी। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर हमने अगला देखा पॉइंट लिखा है डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। आपको पता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना है, एक पॉली का और एक यस का। पॉली मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब जैसे कि मैंने बताया पी क्या है, फास्फेट समूह है, यस क्या है यहाँ पर फास्फेट शुगर। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा दूसरा शर्करा समूह एकांतर क्रम में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये तो आपको सब में दिख रहा है। यहाँ पर अगला लिखा गया है प्रत्येक समूह एक तरफ की शर्करा के 5' यहाँ पर एक तरफ 5' है। ठीक है, तथा दूसरी तरफ क्या है 3' कार्बन से जुड़ा है। बात समझ में आ रही है? आपको यही लिखना है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? नाइट्रोजन क्षार द्वारा, जिसमें एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन से हाइड्रोजन के त्रिबंध से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? त्रिबंध से जुड़ा होता है, त्रिबंध से जुड़ा होता है, त्रिबंध से जुड़ा होता है। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में नाइट्रोजन क्षारक जो जुड़े होते हैं, जिसमें एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन और हाइड्रोजन के त्रिबंध से जुड़ा होता है। और यहाँ पर जो मोस्ट 5' यहाँ पर 5 स्टार अगर देखा जाए, डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षारक के बीच की जो लंबाई होती है, यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ तक कितने यहाँ पर देख रहे हैं नाइट्रोजन क्षार, वो होते हैं आपके 34 इंगस्टान के। कितने होते हैं? 34 इंगस्टान के। अगर हम 2 यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार के बारे में बात करें तो 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच के जो वेसल की लंबाई होती है वो 3.4 इंगस्टान की होती है। 3.4 इंगस्टान की होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था। अब इसमें से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है ये हम बात कर लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जैसे मैंने पहले बताया कि डीएनए के अणु की संरचना का सचित्र वर्णन करो, या वाटसन एंड क्रिक मॉडल की संरचना का सचित्र वर्णन करो, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अब पूछ सकता है कि इसमें डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। हमने क्या बताया था कि आरएनए में थायमीन जो होता है, थायमीन जहाँ जैसे डीएनए में थायमीन है तो डीएनए में थायमीन के स्थान पर नहीं आप थायमीन ही लिखना है, लेकिन अगर आरएनए रहेगा तो उसके स्थान पर यूरेसिल हो जाएगा। ये डिफर होता है। ठीक है, उससे आपसे पूछा जाता है इसकी व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके 10 जो होते हैं नाइट्रोजन क्षार के बीच की लंबाई कितनी होती है, आपकी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस तरीके से आपको इसमें से 20-20 से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ये कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगता है और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसको भी कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।